स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हम कर रहे हैं उसकी यूनिट 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बजट के प्रकार। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और जैसा आपको पता है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया था, एक बार जस्ट रिवीजन हम करेंगे। जो बजट प्रक्रिया होती है इंडिया में कैसे चलती है, बजट का प्रोसेस क्या रहता है इंडिया में, ठीक है, तो उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो बजट प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप आता है बजट का निर्माण। अब जब बजट का निर्माण करने की बात आती है तो बजट का निर्माण होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो वित्त मंत्रालय सितंबर में, यानी कि जब बजट पेश होना होता है फरवरी से 6 महीने पहले, अक्टूबर के आसपास में एक लेटर इशू करता है, जिसमें अलग अलग विभागों से ये उनकी अनुमानित व्यय का खर्च मांगा जाता है कि अगला जो वित्त वर्ष आएगा उसमें क्या क्या आपका कितना खर्च रह सकता है। तो इसी के हिसाब से बजट की जो पूरी तैयारी होती है वो की जाती है। अब इसमें 4 मंत्रालय मुख्य रूप से भाग लेते हैं। सबसे पहले आता है वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय के बाद में आता है एक नीति आयोग। नीति आयोग के बाद में आता है इसमें कुछ ऐसे सामान्य प्रशासन मंत्रालय है, वो आता है यहाँ पे। और उसके बाद में एक आता है महालेखा परीक्षक। तो ये 4 ऐसे विभाग हैं जो बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जब बजट बन जाता है, बजट पूरा का पूरा तैयार हो जाता है, उसका निर्माण पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में उसको सेकंड स्टेप पे लेके आया जाता है, जिसका नाम होता है बजट प्रक्रिया। अब बजट प्रक्रिया के अंदर में क्या होता है कि फरवरी में सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताइए, फरवरी में इसको स्टार्ट किया जाता है, प्रस्तुत उसको प्रेजेंट किया जाता है संसद में। और जो भारत में बजट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 112 से 117 के बीच में उसका पूरा यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बजट किस तरह से बनाया जाएगा, क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा। अब जब बजट का प्रस्तुत हो जाता है, बजट के बारे में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो संसद के दोनों सदनों में दी जाती है, लोकसभा में दी जाती है, राज्यसभा में दी जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी सदस्य होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, यानी कि एक आम बहस होती है, डिबेट करते हैं कि इस बजट में ये योजनाएं कम हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करा जाना चाहिए, इस पे कम किया जाना चाहिए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर सरकार ये काम करेगी, अपने सुझाव देते हैं, सरकार ये काम करेगी तो जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। तो आम बहस होती है इसके बाद। अब उसके बाद क्या होता है कि याद करो, जो सितंबर में उनसे अनुमानित राशि मांगी गई थी, तो उसकी अब एक जांच होती है। और वो जांच जो अलग अलग विभाग होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जब आम बहस पूरी हो जाती है, उसके 3 से 4 हफ्ते तक ये जो संसद है वो स्थगित रहता है, यानी कि लगभग 1 महीने तक इस संसद की जो पूरी चर्चाएं होती है वो स्थगित रहती हैं। और उस दौरान विभागीय जांच करवाई जाती है कि जिस विभाग ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस हिसाब से अपना खर्चा मांगा था कि हमारा ये खर्चा हो सकता है अगले साल तक, तो वो सही था या गलत था। तो इन चीज़ों की जो जांच होती है वो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके उसमें, और जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं उनके अध्यक्ष में की जाती है। अब जब जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद में जो भी अलग अलग मंत्रालय होती हैं उनकी मांगों पर मतदान किया जाता है कि किसी मंत्रालय ने अगर इतना पैसा मांगा है तो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन संसद में देना पड़ेगा कि हम इस चीज़ पे इतना खर्च कर सकते हैं, हम इस चीज़ पे इतना खर्च करेंगे, ये योजनाएं लेके आएंगे, ये कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है, तो ये परियोजनाएं हमारी रहेंगी। तो इन सभी चीज़ों पर जो मतदान देने का काम होता है वो होता है इस प्रोसेस के अंदर में। अब यहाँ पे भी एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। इस चीज़ को मैंने हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो कटौती प्रस्ताव बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इन तीनों को मैंने आपको डिस्कस करा था। तो बेसिकली कटौती प्रस्ताव जो होता है वो इसलिए लेके आया जाता है कि किसी भी मेंबर को ये लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खर्च हो रहा है या पॉलिसी है ये सही नहीं है, तो इन चीज़ों को वापस करवाने के लिए ये प्रस्ताव लेके आया जाता है। अगर आपको ये पूरा जानना है तो आप हमारी जो इसका जो प्रीवियस चैप्टर है उसको देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है विनियोग विधेयक, जिसको हम स्पेंडिंग बिल बोलते हैं, सप्लाई बिल भी बोलते हैं। तो इसमें ये बताया जाता है कि सरकार है वो कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होगा, एजुकेशन पे कितना खर्च होगा, डिफेंस में कितना खर्च होगा, ठीक है। हम ये प्रोग्राम लेके आएंगे, ये योजनाएं चलाएंगे,
तो ये जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी विनियोग विधेयक में दी जाती है। अब जब बात हो जाती है पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च होंगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, उस साल के लिए पैसे का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ से होगा। अब हमें पता है सरकार लोन भी लेती है अलग अलग जगह से, और उस लोन को चुकाने के लिए भी कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। तो उस पैसे का जो पूरा का पूरा जो स्रोत होता है, कहाँ से पैसा आएगा, वो सारा का सारा बताया जाता है वित्त विधेयक में। अब वित्त विधेयक में जितने भी टैक्स वगैरह लगाने का काम होता है वो उसमें आता है। ठीक है, क्या क्या टैक्स रहेंगी, उसके क्या क्या दर रहेंगी, कौन कौन से काम टैक्स के दायरे में आएंगे, किस पे कितना प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे दी जाती है। अब बजट पूरा का पूरा यहाँ पे उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसको लीगलाइज कर दिया जाता है, उसको कानूनी रूप दे दिया जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है। सेट होने के बाद में सबसे लास्ट का जो स्टेप होता है बजट का निष्पादन। अब बजट का जो निष्पादन होता है वो बेसिकली हम कह सकते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब इसी बीच में ये हमारा पूरा फाइनेंशियर होता है, इसी के बीच में जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं होती हैं वो लागू की जाती हैं। ठीक है, अब इसमें जो बजट का इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग लेवल पे किया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो वित्त मंत्रालय होता है वो अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनको उनकी धनराशि दे देता है और थोड़ी सी गाइडेंस देता है कि किस तरह से उनको खर्च किया जाना चाहिए। अब हर मंत्रालय के पास में अपनी धनराशि पहुंच जाती है, उस धनराशि के पहुंचने के बाद में उसका जो मिनिस्टर होता है उस तक वो धनराशि पहुंचाई जाती है, और उसके बाद में वो अपने नीचे के अधिकारी जितने भी होते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन देता है कि किस किस तरह से कौन कौन सी परियोजनाएं चलानी है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा हो जाता है बजट का निष्पादन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिर अगली बार में यह प्रोसेस चालू होता है, फिर से बजट का निर्माण होता है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये जैसे एक हमारा एक रिवीजन था, और इसका अगर डिटेल जानना है तो आपको वो हम हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन बात करते हैं बजट के अलग अलग प्रकार के बारे में। बजट के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो बजट बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदर्शन बजट की, दूसरा होता है शून्य आधार बजट, तीसरा होता है कार्यक्रम बजट, चौथा होता है लक्ष्य आधारित बजट, और लास्ट होता है आउटकम बजट। ठीक है, अब जैसे नाम से ही अगर आप समझ पाओगे इसको थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नाम से ही ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदर्शन बजट की, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव बजट होता है। अब इस बजट का जो जन्म है यानी कि इसकी जो पूरी की पूरी स्थापना है वो इसकी खोज कब हुई थी, 1950 के दशक में, और अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो इसमें नीतियों की लागत दक्षता को अधिक महत्व देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यानी कि जो नीतियों की जो लागत दक्षता है कि क्या क्या उसकी दक्षता रहने वाली है, क्या उसका कॉस्ट रहेगा, उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। अब बजट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम यही तो करते हैं ना कि बजट में हम सिर्फ ये बता देते हैं कि किस किस तरह से हम क्या क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो इसमें क्या था कि उसकी जो दक्षता, ये उसकी क्या कैपेसिटी या क्या क्या चेंज लेके आ जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बजट में सरकार के आय और व्यय के साथ नीतियों के उद्देश्यों को भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट में हम सिर्फ ये नहीं दिखा सकते कि क्या क्या हमारी इनकम है, क्या उसका खर्च क्या करा जाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी बताना होगा कि हम जो जो परियोजनाएं लेके आएंगे, जो भी कार्यक्रम चलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करेंगे, तो उसका हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको भी यहाँ पे बताया जाता है इसके अंदर में। अब भारत में 1968 में 4 मंत्रालयों ने इस बजट को अपनाया था। ठीक है, तो ये था प्रदर्शन बजट के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं शून्य आधार बजट। अब इसको समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले मैं एक चीज पूछता हूँ। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें सबसे पहले उस चीज का बेस बनाना पड़ता है, यानी कि उसका एक आधार बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी काम जीरो से शुरू करते हैं, मतलब बहुत ही नीचे लेवल से बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं, तो वो होता है शून्य आधार। तो इसी तरह से इसमें जो बजट का निर्माण किया जाता है वो आधार को, उस बेस को शून्य बना के किया जाता है, यानी कि उसमें जो पिछले साल का बजट है उसको भी हटा दिया जाता है, आने वाले टाइम को भी हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भी पहले नीतियां चली हैं क्या वो उससे कुछ फायदा हुआ है हमारे समाज में, हमारे देश में, तभी हम उन नीतियों को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई फायदा नहीं हुआ होगा तो हम उसको लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आने वाले टाइम पे भी किया जाता है। आने वाले टाइम के लिए जो नीतियों का निर्माण किया जाता है वो आधार को शून्य मानकर किया जाता है। तो इस बजट प्रक्रिया का भी जन्म अमेरिका में हुआ है।
ठीक है। भारत में बजट बनाने की यह विधि थी पहले। अब इस विधि में क्या होता है, पिछली नीतियों की समीक्षा की जाती है, यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका पूरा का पूरा जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है वो तैयार किया जाता है, समीक्षा की जाती है, और लागत और प्रभाव की दृष्टि से उसका विश्लेषण किया जाता है, यानी कि हमने उस पर कितना खर्च किया है और उससे हमें क्या क्या उसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो उसकी दृष्टि से इसका एनालिसिस किया जाता है। किसी नीति को सिर्फ तभी तक जारी रखा जाएगा, यानी कि तभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे जब वह लागत प्रभावशीलता को सही ठहराए, यानी कि हम उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें उसका जो उसके जो प्रभाव है वो भी तो पॉजिटिव दिखना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज पे हम 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और उसका जो पूरा का पूरा आउटपुट है वो हमें 100 रुपये का मिल रहा है, तो हम उसको लागू क्यों करेंगे भैया। हमें पता है जब हम 10,000 डाल रहे हैं तो कम से कम हमें 10,000 का तो आए, 10,000 से ऊपर का भी हमें अगर फायदा हो रहा है तो भी अच्छी बात है, और 10,000 के आसपास में तो रहना चाहिए। तो इसी तरह से हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार ने इस बजट पद्धति का उपयोग केंद्रीय बजट बनाने में किया था। अब बात करते हैं कार्यक्रम बजट की, यानी कि प्रोग्राम बजट। इस बजट की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा 1965 में हुई थी। और एक चीज और बताता हूँ, जितने भी बजट बने हैं वो सारे के सारे अमेरिका के अंदर में बने हैं। तो इसकी जो बजट की शुरुआत थी 1965 में, अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉनसन, उनके द्वारा की गई थी। इसमें बजट के प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधियों का वर्णन किया जाता था, ठीक है। अब जितने भी हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो भी हम परियोजना चलाना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी लेके आना चाहते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पे बताया जाता है, यानी कि कार्यक्रम जितने भी होते हैं सारे के सारे इसके अंदर में डाले जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति इस बजट को आसानी से समझ सकता है। कोई भी जो भी अनपढ़ हो, कोई भी गरीब हो, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता हो, कोई भी जो अर्थशास्त्र की कोई भी भाषा नहीं आती हो, बजट को अच्छे से कि जो भी बजट की जो पढ़ाई होती है उसको जानना आवश्यक नहीं होता है। तो इस तरह से कोई भी आदमी, कोई भी एक जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो इस बजट को पढ़ सकता है कि उसको इससे क्या फायदा होगा, इन चीज़ों को। इस बजट के अंदर परिणाम पूरी तरह से वर्णित होते हैं, यानी कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है ये परियोजनाएं लगाने से, ठीक है। तो अंदर इसके जो परिणाम होते हैं पूरी तरह से अच्छे से डिफाइंड होते हैं। देश के आवश्यक संसाधन, कच्चे माल, उपकरण और कर्मचारियों की लागत का भी इसमें वर्णन किया जाता है, यानी कि अभी देश में हमारे अंदर क्या क्या संसाधन है, क्या कच्चा माल है, कौन कौन सी उपकरणों को हम यूज करेंगे, कर्मचारियों की जो लागत होती है उस पर कितना खर्च किया जाएगा, उन सभी की चीजों का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। बात करते हैं हम लक्ष्य आधारित बजट। नाम से ही हमें पता चल रहा है लक्ष्य आधारित, यानी कि गोल ओरिएंटेड बजट। किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जितना भी बजट होता है वो तैयार किया जाता है। अब इस बजट प्रक्रिया का उपयोग 1981 में अमेरिका का बजट बनाया गया था उसमें किया गया था। इस बजट प्रक्रिया में केंद्रीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि जितनी पावर है वो सिर्फ एक शक्ति के, एक कोई भी व्यक्ति होता है, एक सरकार होती है उसके पास में ज्यादा रहता है। विभागों के लक्ष्य के अनुरूप जो केंद्रीय प्राधिकरण होते हैं एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, यानी कि अगर जैसे कोई एक मंत्रालय, जैसे शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय को सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। अब लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो उसके बाद में जो केंद्रीय प्राधिकरण होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होती है जिसके पास में, वो वहां पे एक सीमा निर्धारित कर देता है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे, चाहे आपको फायदा हो या ना हो। इस व्यवस्था में लक्ष्य को आधार मानकर खर्चों को सीमित किया जाता है, ठीक है, यानी कि जितने भी इसके लक्ष्य होते हैं उसके आधार पर इनको खर्चा दिया जाता है और उसी को सीमित कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ चुने हुए कार्यकारी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि अगर इसमें कुछ फालतू चीजें आ रही हैं जो फ्यूचर में हमें फायदा दे सकती हैं, लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकती हैं, तो उन चीजों को हम ज्यादा अवॉइड करते हैं इसके अंदर में, और हमें जो अभी प्रेजेंट में हमें जो चीजें फायदा दे सकती हैं हम उनको वहां पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस बजट व्यवस्था में संस्थानों की अनुदान राशि में कमी की जा सकती है। अब अगर शिक्षा मंत्रालय ने मांगी है 10,000 करोड़ रुपए, तो उसको उस राशि को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो सीमित संसाधनों का उपयोग लक्ष्यों में परिवर्तन करके किया जा सकता है। अब अगर ये ज्यादा मांग रहा है और कोई कम मांग रहा है और सरकार को ये लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करा जाना चाहिए, तो वो इन चीजों को यहाँ पे बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी कि लक्ष्य में परिवर्तन करके जो संसाधन होते हैं, क्योंकि संसाधन तो सीमित होते हैं, उनका उपयोग लक्ष्यों में परिवर्तन करके किया जा सकता है, ठीक है। तो यह है लक्ष्य आधारित बजट। अब बात करते हैं लास्ट हमारा बजट है आउटकम बजट, ठीक है। आउटकम बजट यानी कि कोई भी जब हम चीज करते हैं तो उसका हमें आउटकम क्या मिलता है, आउटपुट हमें जो मिलता है ना, वही होता है आउटपुट बजट। इस बजट प्रक्रिया की शुरुआत अमेरिका में हुई है। सरकार की हर नीति या कार्यक्रम के जो परिणाम होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो भी सरकार ने पहले पॉलिसी चलाई है, कोई भी नीति चलाई है, कोई भी प्रोग्राम चलाया है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है सरकार ने, उन चीज़ों का यहाँ पे पहले विश्लेषण किया जाता है।
यह सरकार का एक प्रगति कार्ड होता है, यानी कि प्रोग्रेस कार्ड होता है। सरकार किस तरह से अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। यह सरकार द्वारा किए गए खर्च किए गए धन और उसके बाद के परिणामों के बीच संबंध विकसित करने का एक माध्यम होता है। यानी कि सरकार ने क्या क्या खर्च किया है और उसके हमें क्या क्या परिणाम मिले हैं, ठीक है। तो उन चीजों को यहाँ पे समझने के लिए ये एक साधन है। फिर विभिन्न मंत्रालय और विभागों के ने पिछले वार्षिक बजट धनराशि का उपयोग क्या किया है, इन चीजों के बारे में ये जानकारी हमें देता है कि अलग अलग जो मंत्रालय हैं, अलग अलग विभाग हैं, उन्होंने पहले कितनी भी जो योजनाएं आई हैं वहाँ पे जो वार्षिक बजट धनराशि थी उसका उपयोग किस तरह से किया है, कहाँ पे कितना उपयोग किया, किस क्षेत्र में, किस शहर में, किस जगह पे हम सबसे ज्यादा उपयोग किया है, कहाँ पे कम किया है। तो इन चीजों को जो जानकारी होती है वो हमें आउटकम बजट से प्राप्त होती है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है और हमारी जो यूनिट 3 है वो खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।